प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कर रहे हैं अंग्रेज नेपाल संबंध व्याख्यान का दूसरा भाग। इससे पहले हमने एक व्याख्यान किया है। उस व्याख्यान में मैंने आपको नेपाल के बारे में जानकारी दी कि नेपाल और भारत के संबंध प्राचीन काल से कैसे रहे, कैसे नेपाल में जो छोटी छोटी रियासतें थीं उनका एकीकरण हुआ और नेपाल एक देश के रूप में। ये बातें हमने कल के व्याख्यान में की थी और यह भी बताया था कि भारत और नेपाल के बीच में बहुत गहरा रिश्ता रहा है। भारत और नेपाल के बीच में बहुत गहरा रिश्ता रहा है, चाहे धर्म की बात हो, चाहे संस्कृति की बात हो, चाहे व्यापार की बात हो। ये दोनों देश एक दूसरे के बहुत पास में रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अयोध्या के राजा राम, जिनको हम भगवान राम कहते हैं, उनकी ससुराल नेपाल में ही पड़ती थी। मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता, जिनको हम सीता माता कहते हैं। और आज तक जो बिहार का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का जो उस नेपाल सीमा से लगता हुआ हिस्सा है, वहाँ इन दोनों देशों के बीच में एक खुला बॉर्डर है, खुली सीमा है। और दोनों देशों के बीच में एक दूसरे के यहाँ आने जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता, किसी प्रकार के ऐसी आवश्यकता नहीं है, जो वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। और दोनों देशों के लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे नेपाली काम करते हैं। खासकर आप देखते हैं चौकीदारी में नेपाल के लोग हैं। कुकिंग के अंदर नेपाल के लोग हमारे यहाँ काम करते हैं। सेना में एक गोरखा रेजिमेंट है जिसमें नेपाल के लोग काम करते हैं। तो जो हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश का जो एरिया नेपाल की सीमा के साथ लगता है, उस एरिया में रहने वाले लोग और उधर नेपाल, इधर भारत, इन दोनों के बीच में रोटी और बेटी का रिश्ता सदियों से है। कल भी था, आज भी है। आज हालांकि स्थितियां थोड़ी बिगड़ी हुई हैं, क्योंकि नेपाल में चीन का हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया और नेपाल को 2007 में चीन की शह से वहाँ एक आंदोलन खड़ा हुआ और जो राजतंत्र नेपाल था वो लोकतांत्रिक नेपाल हो गया। अच्छी बात है। और जो हिंदू राज्य नेपाल था, थियोक्रेटिक स्टेट, धर्म पर आधारित देश कोई राज्य, वो धर्मनिरपेक्ष कर दिया। बहुत अच्छा है। भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन वहाँ चीन की जो मंशा है वो यह है कि वहाँ हिंदू धर्मावलंबियों की संख्या कम हो धीरे धीरे, उसमें 150 साल लगेंगे, और दूसरे धर्म के लोगों की संख्या बढ़े और फिर वहाँ का जो ताना बाना है, उस ताने बाने को बिगाड़ने का अवसर मिले, ज़्यादा हस्तक्षेप के अवसर मिले। और नेपाल में चीन घुसपैठ कर चुका है, वहाँ अपने निर्माण कार्य कर रहा है, आप अखबारों में पढ़ते होंगे। तो आज चीन की शह से नेपाल भारत की आलोचना अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करता है, मीडिया में करता है, लेकिन आज
जो ये आलोचना कर रहा है, भारत ने हमेशा उसको एक छोटे भाई के रूप में देखा है, हमेशा मदद की है। आज चीन की शह पे भारत को आंख दिखा रहा है, लेकिन याद रहे सदियों से नेपाल के साथ हमारा धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। ये नेपाल के बारे में। अच्छा, नेपाल एक पहाड़ी देश है, नेपाल को कोई समुद्र नहीं लगता है, यह भी आपको ध्यान रहना चाहिए। नेपाल के उस तरफ चीन है, दक्षिण में हम लोग हैं, यानी कि भारत है। चीन का जो तिब्बत हिस्सा है वो नेपाल को टच करता है। अब आज हम हमारे जो मूल व्याख्यान है उस पे आते हैं कि 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत में गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ और वह इस निर्देश के साथ आया, इस निश्चय के साथ आया कि देशी मामलों में, यानी कि जो भारतीय स्टेट्स हैं उनके मामलों में हस्तक्षेप की नीति का पालन होगा। किंतु शीघ्र ही उसे एहसास हुआ कि भारत की तत्कालीन परिस्थितियों में इस नीति पर चलना संभव नहीं है। पिछले काफ़ी समय से कंपनी द्वारा तटस्थता और हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करने से अशांति हो रही थी। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, कानून की समस्या अंग्रेजों की दृष्टिकोण से। देशी राज्यों में फिर से षड्यंत्र और कुचक्र चलने लगे थे और अपने खोए हुए प्रदेश को पुनः प्राप्ति के प्रयत्नों में लगे थे। नेपाल के गोरखे भी अपनी शक्ति बढ़ाकर कंपनी के लिए सीमा संघर्ष की स्थिति पैदा कर रहे थे। इन परिस्थितियों में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पहल करने की साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करना ही उचित समझा और अंग्रेजों की इस नीति के कारण नेपाल के साथ में युद्ध हुआ 1814 से 1816 के बीच। और इस युद्ध का जो विशुद्ध कारण है, जैसा अभी मैंने आधा मिनट पहले बोला है, साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्य विस्तार। ये जो अंग्रेजों की भूख थी, अपने निकट जो भी राज्य है उस राज्य को आत्मसात, उस राज्य की प्रभुसत्ता समाप्त करके, उस राज्य पर अधिकार करके उसके संसाधनों का दोहन, ये अंग्रेजों की जो नीति थी। तो हेस्टिंग्स जब भारत आया था, आपने बात की 1813 में वो आ गया, सबसे पहले उसने उत्तरी सीमा की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि जो गोरखा जो लोग थे, यानी कि जो नेपाल के लोग, वो अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे और इसी से अंग्रेज नेपाल युद्ध हुआ, क्योंकि वो भी उधर शक्ति बढ़ाना चाह रहे हैं। ये अपने पड़ोस में किसी स्वतंत्र राज्य को देख भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए इनके बीच में युद्ध होना ये राजनीति का नियम है विद्यार्थियों। और कोई देश और काल सभी पर लागू है, यानी कहीं भी हो, कोई किस धरती पर कहीं भी, देश का मतलब स्थान से हो जाता है। जब हम देश काल कहते हैं, स्थान किसी भी स्थान पर हो, काल का मतलब वो किसी भी समय में हो, चाहे प्राचीन काल रहा हो, चाहे मध्यकाल रहा हो, या वर्तमान आधुनिक काल की बात है। तो वो जब राजनीति का जो मैं नियम बता रहा था कि जब दो शक्तिशाली राज्यों की सीमाएं आपस में टकराती हैं, शक्तिशाली महत्वाकांक्षी कह लो या साम्राज्य विस्तार नीति पर चलने वाले कह लो,
यदि ऐसे दो साम्राज्यों की सीमाएं आपस में टकराती हैं तो युद्ध अवश्य भावी होता है। यहाँ गोरखा भी अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं तो इधर अंग्रेज अपने राज्य का विस्तार करना चाह रहे हैं। गोरखा अपने आप को अपने राज्य में संगठित करना चाह रहे हैं, अपनी शक्ति संग्रहित करना चाह रहे हैं, और अंग्रेज उसको अब मिटाना चाह रहे हैं। तो यदि हम अंग्रेजों की बात करें, अंग्रेजों की उन दिनों एक मुख्य अभिलाषा यह थी कि भारतवर्ष के अंदर ठीक उसी तरह अंग्रेजों की बड़ी बड़ी आबाद बस्तियां आबाद की जाएं, उपनिवेश स्थापित किए जाएं, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में उस समय हुआ करता था, अमेरिका में था उस समय उनका, कभी रहा अमेरिका में, अफ्रीका में, कनाडा में, ऐसे उपनिवेश भारत के अंदर वो स्थापित। भारत बहुत बड़ा देश है, तो भारत तो पूरा ही उपनिवेश बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत में जो हिमालय की जो रमणीक चोटियां हैं, रमणीक घाटियां हैं, जैसे देहरादून, कुमायूं और गढ़वाल, इन पर अंग्रेजों की दृष्टि थी। किंतु ये सब जिले उस समय नेपाल के राज्य के अंतर्गत आते थे। यही हेस्टिंग्स के नेपाल युद्ध का कारण था। और कुछ साल पहले अंग्रेजों ने गोरखों की शक्ति को कमजोर करने के लिए पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह को भड़काया और रणजीत सिंह और गोरखों के बीच में युद्ध हुआ। नेपाल की हम बात करें तो प्लासी के युद्ध के लगभग 10 वर्ष बाद 1767 में गोरखा कबीले के पृथ्वी नारायण ने सारे दूसरे जो राज्य थे छोटे, उन सब को पराजित कर नेपाल पर राजपूतों का पूर्ण शक्तिशाली राज्य स्थापित कर दिया था। विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत काम की बात है। पृथ्वी नारायण के जो वंशज हैं वो राजस्थान से थे। पृथ्वी नारायण के जो वंशज हैं वो मेवाड़ का जो बप्पा रावल है, उस बप्पा रावल के वंशज पृथ्वी नारायण हैं। पृथ्वी नारायण के जो पूर्वज हैं वो पूर्वज राजस्थान के हैं। पृथ्वी नारायण के जो पूर्वज हैं वो मेवाड़ का जो बप्पा रावल है, उस बप्पा रावल का वंशज है पृथ्वी नारायण। और इसीलिए मैंने पहले बताया आपको कि नेपाल और भारत के बहुत प्राचीन धार्मिक, सांस्कृतिक और रोटी बेटी का संबंध रहा। तो वो पृथ्वी नारायण ने 1767 में नेपाल पर पूरा अपना एक शक्तिशाली, अपना एक सत्ता वहाँ पर स्थापित कर ली। और उसका वंश था गोरखा। उसी गोरखे के नाम पर सारी जाति और प्रजा का नाम भी गोरखा पड़ गया। गोरखों के बारे में विद्यार्थियों में कुछ जानकारी और दे दूं कि गोरखा बड़े वीर होते थे, आज भी हैं, और इसीलिए गोरखों को सेना में भर्ती किया जाता था, उस समय भी आज भी। महाराजा रणजीत सिंह की सेना में बहुत सारे गोरखा थे। अंग्रेजों ने जब प्रथम विश्व युद्ध किया, लगभग यहाँ से 20,000 गोरखा उनकी सेना में थे। द्वितीय विश्व युद्ध में तो करीब 2 लाख से ऊपर 2.5 लाख गोरखा द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने गए, जिसमें करीब 20-25 हज़ार तो जो है वहाँ पर शहीद हो गए। 25,000 से ज़्यादा गोरखा वहाँ शहीद हो गए। आज़ाद भारत में भी भारत में एक गोरखा रेजिमेंट अलग से है सेना के अंदर। हमारी सेना में आज की बात कर रहा हूँ विद्यार्थियों, गोरखा रेजिमेंट है, जिसमें गढ़वाल, कुमायूं, देहरादून, वो जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ
के निवासी, इसके अलावा नेपाल के निवासी भी उसके अंदर सैनिक हैं। तो वो पृथ्वी नारायण ने नेपाल के संगठन और शक्ति संगठन जब हो गई तो फिर विस्तार की भी इच्छा उसकी जागृत हुई। लॉर्ड हेस्टिंग्स के आने के समय तक गोरखा राज्य की सीमाएं अंग्रेजी राज्य से टकराने लगी। विद्यार्थियों, मैंने कहा था ना कि जब दो शक्तिशाली साम्राज्य विस्तार और महत्वाकांक्षी शासकों की सीमाएं आपस में टकराती हैं तो फिर युद्ध अवश्य भावी होता है। और यहां देखिए सीमाएं टकरा गई हैं। वेलेजली ने सहायक संधि के द्वारा अवध से गोरखपुर का जिला ले लिया था। गोरखपुर की सीमा नेपाल या गोरखा राज्य की सीमा से टकराते देखकर गोरखे सतर्क हो गए। दोनों की सीमाएं निश्चित नहीं थी। तराई के प्रदेश में गोरखे यानी कि नेपाली अपना राज्य स्थापित कर रहे थे। अंग्रेज गोरखों के इस विस्तार को सहन नहीं कर सकते थे। उनकी यह धारणा थी कि जिस प्रदेश के वे मालिक हैं उसके आसपास उन्हीं का डंका बजना चाहिए, उन्हीं की धाक रहनी चाहिए, उन्हीं का खौफ रहना चाहिए। अतः अंग्रेज गोरखों के विस्तार पर नियंत्रण का प्रयत्न करने लगे। लॉर्ड मिंटो के समय तक अंग्रेज गोरखों से भिड़ने का साहस नहीं कर सके। महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों, क्योंकि वे गोरखों की वीरता से डरते थे। लॉर्ड मिंटो ने सीमा विवाद का समाधान करने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधियों की एक सम्मिलित समिति का प्रस्ताव किया और वो गठित हुई। नेपाल ने भी गठित कर दी, अंग्रेजों ने भी, जिसके सदस्य जो अंग्रेज जो सदस्य है वो था मेजर ब्रेडेसा और कुछ नेपाली लोग। दोनों देशों के सीमा विवाद दो चौकियों के मामले में आकर उलझ गया। बुटबल व शिवराज ये दो जिले गोरखे अपना हक मानते थे। कंपनी उन्हें अपना राज्य मानती थी। गोरखे इन राज्यों पर गोरखों ने अधिकार कर लिया, क्योंकि बातचीत में हेस्टिंग्स ने गोरखों को धमकी दी कि वे चुपचाप इन दोनों जिलों को खाली कर दें, वरना अंग्रेज सख्ती से उन्हें लेना जानते हैं। इस जल्दबाजी और धमकी ने वीर गोरखों का धीरज भंग कर दिया और गोरखों ने इन दोनों जिलों पर सैनिक कार्रवाई अपनी सेना के द्वारा अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने भी अपनी सेना भेज दी, बुटबल पर अधिकार कर लिया। गोरखों से यह आक्रमण सहन नहीं हुआ और उन्होंने मई 1814 में बुटबल की अंग्रेज चौकी पर आक्रमण कर दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप अंग्रेजों ने बुटबल को अपने आत्मसम्मान का प्रश्न बना लिया और 1814 में नवंबर 1814 में नेपाल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि गोरखा राज्य व अंग्रेजी भारत की सीमाएं एक दूसरे को स्पर्श कर रही थीं और दो जिलों को लेकर के आपस में इनमें विवाद हो गया। एक जिले का नाम तो विद्यार्थियों बुटबल और दूसरे का नाम शिवराज, और बाद में बुटबल को लेकर के पेच फंस गया। ये जो एक इतिहासकार, अंग्रेज इतिहासकार टी प्रिंसेप है, वो एक बात लिखता है कि जब दोनों में बातचीत हो रही थी, दोनों प्रतिनिधि मंडलों में कूटनीतिक स्तर की जब बातचीत हो रही थी, तो लॉर्ड जो हेस्टिंग्स है, हेस्टिंग्स ने मेजर ब्रेडसा को
मतलब ये अपनी अपनी तरफ से ये एक परमिशन दे दी, एक इशारा कर दिया कि वो जो नेपाली हैं उनको आप जो है हड़का सकते हो, वहाँ पर अग्रेशन दिखा सकते हो। ये अग्रेशन जब बात उनकी चल रही थी मार्च 1814 में, तो उस मेजर ब्रेडसा ने अकारण और अचानक नेपाली कमिश्नरों का अपमान कर दिया। इस अपमान का जो वो बदला है वो भी नेपालियों के मस्तिष्क में था। तो ये अब इन दोनों के बीच में युद्ध है। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।